गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। मैं साहिल रावत, आपका इंग्लिश मेंटोर, स्वागत करता हूं स्टूडेंट्स आपका आज की क्लास में। तो चलते हैं सीधा क्लास की तरफ और लास्ट क्लास में जो क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस कर रहे थे उनको देखते हैं एक बार। सो वी वर इन दिस क्वेश्चन नंबर 3 which says how would you describe the behavior of महाराजा's minions। महाराजा के minions का मतलब यह है कि महाराजा के दरबार में जो उनके लिए काम किया करते थे उनका जो बिहेवियर था, उनका जो बर्ताव था, उसको आप कैसे उसकी व्याख्या करेंगे। डू यू फाइंड देम ट्रूली सिंसियर, क्या वो सच में अपने महाराज के प्रति सिंसियर थे। और आर दे ड्रिवन बाय फियर व्हेन दे ओबे हिम, और या फिर जब वो उसकी आज्ञा का पालन करते थे तो वो सिर्फ और सिर्फ ऐसा डर की वजह से किया करते थे, खौफ के कारण ऐसा करते थे। डू वी फाइंड अ सिमिलैरिटी इन टुडेज पॉलिटिकल ऑर्डर, क्या ऐसा ही कुछ हमें आज के पॉलिटिकल ऑर्डर, क्योंकि अब आज राजा महाराजा का वक्त नहीं है, टुडे वी हैव अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, लेकिन क्या आज की डेमोक्रेटिक सरकार में भी हमें कुछ ऐसा देखने को मिलता है। तो ये चीजें हमें कंपेयर करनी थी। तो हम देखते हैं कि यस, महाराजा कोर्टियर्स वर नॉट सिंसियर टुवर्ड्स हिम, वो उसके टुवर्ड्स सिंसियर नहीं थे, बल्कि दे वर फियर ड्रिवन, वो डर के कारण ऐसा करते थे। ठीक है, जो आज्ञा महाराज देता था, चाहे वो गलत हो या सही हो, उसमें उसको ना तो वो कोई गाइड करने की हिम्मत रखता था कोई, ना कोई बताता था महाराज को कि आपका जो ये फैसला है वो गलत है। वो सिर्फ चाहे महाराज का फैसला सही हो या गलत हो, उसे आंख बंद करके फॉलो किया करते थे, ताकि महाराज नाराज ना हो जाए और उनपे महाराज का कहर ना बरपे। क्लियर बच्चों, कि महाराज उनके साथ कुछ गलत ना कर दे, इसलिए वो चुपचाप महाराज की बातें मानते थे। फिर हम एक एक करके एग्जांपल देते हैं। यहाँ पे हमने सबसे पहले चीफ एस्ट्रोलॉजर का एग्जांपल देखा कि जब चीफ एस्ट्रोलॉजर ने प्रिडिक्शन की थी, वो आके प्रिडिक्शन करते हैं कि जो प्रिंस है ये एक दिन बहुत ही ग्रेट वॉरियर, महान योद्धा बनेगा, लेकिन उसके बाद वो दूसरी प्रिडिक्शन करते वक्त उनका गला सूख जाता है। उसका कारण ये था कि वो डर गए थे कि उन्हें कैसे वो सच्चाई बता पाएंगे। यहाँ पे एक सेंटेंस है, बिट देयर लिप्स एंड swallowed हार्ट, इससे हमें ये पता चलता है कि वो डर के कारण सच्चाई नहीं बता रहे थे। सेकंड था कि जब उनको फोर्स किया गया, दे वर कंपेल्ड, उन पे जोर डाला गया कि तुम बताओ, तब जाके उन्होंने वो सच्चाई बताई। ठीक है, फिर हमने दीवान का एग्जाम्पल देखा था कि दीवान भी सेम इसी तरह से काम कर रहे थे। वो दिखाते थे कि मैं लॉयल हूँ, मैं वफादार हूँ, पर वो वफादार नहीं थे, क्योंकि अगर वो वफादार होते तो महाराज को हर बात सच सच बताते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। जब उन्हें लगा कि मेरी नौकरी खतरे में आ गई है, तब उन्होंने क्या किया, जो 100 टाइगर था उसका इंतजाम करने के लिए वो कहाँ से लेके आए, ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। तो उनका हिडन एक्शन क्या था कि वो छिपा करके लाते हैं, एक जू से एक टाइगर को उठाकर लाते हैं और वहां पे प्लांट कर देते हैं फॉरेस्ट में, ताकि महाराज को ऐसा लगे कि ये एक रियल टाइगर है और वो उसका शिकार करके क्या हो जाए, खुश हो जाए। लेकिन हमें पता था कि वो टाइगर वहां जंगल का नहीं था, वो किसी जू से लाया गया था। और उनके इस काम को करने के पीछे का मोटिवेशन भी क्या था, कुछ और नहीं बल्कि फियर, डर के कारण वो ऐसा कर रहे थे। इसका एविडेंस हमें पता चलता है जो वो कहते हैं कि मुझे इस बार टाइगर को कहीं ना कहीं से ढूंढ के लाना पड़ेगा, वरना जो इसका नतीजा है वो बहुत बुरा हो सकता है। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट हमने देखे थे हंटर्स। हंटर्स क्या क्या की लॉयल्टी कैसी थी, उनकी भी डिसेप्टिव लॉयल्टी थी। क्यों, क्योंकि वो भी क्या करते हैं बच्चों, उन्हें पता था कि जिस टाइगर को महाराज ने शॉट किया है वो क्या हो गया है, बच गया है, वो सिर्फ अनकॉन्शियस हुआ है, लेकिन ही इज नॉट डेड। तो ये बात महाराज को बताने की जगह क्या करते हैं, खुद ही टाइगर को मार देते हैं। तो इससे भी हमें पता चलता है कि वो भी लॉयल नहीं थे महाराज के लिए। दे डिसाइडेड दैट द महाराजा मस्ट नॉट कम टू नो, महाराज को पता नहीं चलना चाहिए कि उन्होंने अपना टारगेट मिस कर दिया। इफ ही डिड दे कुड लूज देयर जॉब्स, अगर वो ऐसा होगा तो महाराज गुस्से में आकर उनको जॉब से निकाल देंगे। और इसके बदले वो एक्शन क्या लेते हैं, टू कवर अप द ट्रूथ, टू प्रिजर्व देयर लिवलीहुड, वो टाइगर को खुद ही मार देते हैं। लास्ट था बच्चों एग्जाम्पल शॉपकीपर का। अब बात करें शॉपकीपर की, तो क्या करता है, फॉल्स प्राइसिंग। उसे पता था कि जो वुडन टाइगर है वो
बहुत ज्यादा कॉस्टली नहीं है। क्यों क्यों कॉस्टली नहीं? क्योंकि वो स्किल्ड तरीके से नहीं बनाया गया है, बहुत ही बेकार तरीके से बनाया गया होता है, अनस्किल्ड वे में वो बनाया गया है, क्राफ्ट किया गया है। और हम सब जानते हैं कि उसके वजह से, इसी कारण की वजह से बाद में महाराज की मृत्यु भी होती है। तो क्राफ्टमैन को, या फिर हम शॉप कहेंगे शॉपकीपर को, पहले से पता था कि ये चीप वुडन टाइगर है, लेकिन महाराज को क्योंकि वो पसंद आ गया था, तो वो क्या कर रहा था कि वो महाराज के सामने ये नहीं बता सकता था कि ये बहुत ही चीप टाइगर है। इससे महाराज नाराज हो सकते थे कि तुम मुझे इतना सस्ता टाइगर बेच रहे हो। तो इस वजह से वो क्या करता है, झूठ झूठ उसकी फॉल्स प्राइसिंग कर देता है, उसको बड़ा चढ़ा के बेचता है। इन्फ्लेट्स द वुडन टाइगर्स प्राइस फ्रॉम 2 आनास टू 300 रुपीज। उसकी रियल कॉस्ट क्या थी? उसकी रियल कॉस्ट थी बच्चों 2 आनास, लेकिन उसको 2 आनास से कितना बना देता है वो, 300 रुपीज में बेच देता है। तो इससे भी हमें पता चलता है कि शॉपकीपर भी महाराज के लिए लॉयल नहीं था। रीजनिंग, इसके पीछे रीजन था फियर ऑफ पनिशमेंट। जैसे सब लोग पनिशमेंट से डर रहे थे, ये भी पनिशमेंट से डर के कारण झूठ बोलता है। इफ ही कोट्स द एक्चुअल लो प्राइस, बिहेवियर फ्लैटर्स द किंग व्हाइल डिसीविंग हिम। वो क्या करता है, महाराज को खुश करने की कोशिश करता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो महाराज को धोखा दे रहा था। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फियर बेस्ड गवर्नेंस, कि जहां पे भी ऐसी सरकार आपको देखने के लिए मिलेगी जो किस कारण चल रही है, फियर के कारण चल रही है, डर के कारण चल रही है, तो वहां आपको सबसे पहले लैक ऑफ ऑनेस्ट कम्युनिकेशन, वहां ऑनेस्ट कम्युनिकेशन कभी देखने को नहीं मिलेगा। जैसे कि महाराज और उसके कोर्टियर्स के बीच में ऑनेस्ट कम्युनिकेशन नहीं था, वो एक दूसरे से झूठ बोला करते थे महाराज। और यहाँ पे सारी गलती महाराज की है, महाराज का बिहेवियर ही कुछ ऐसा था कि वो सामने वाले इंसान को लॉयल बनने पे क्या करते थे, लॉयल कोई हो ही नहीं सकता था, क्योंकि जो महाराज के साथ लॉयल होगा, जो सच बोलेगा, और सच कैसा होता है, ट्रूथ इज ऑलवेज बिटर, सच कड़वा होता है, और महाराज कड़वी बातें सुनने की उनके अंदर हिम्मत नहीं थी, और वो डायरेक्ट ही पनिशमेंट दे दिया करते थे। इस वजह से ना तो महाराज सही थे और ना ही उनके कोर्टियर्स उनके साथ लॉयल थे। सेकंड, सेल्फ प्रिजर्वेशन ओवर ड्यूटी। जहां जहां पर महाराज जो होगा, किंग जो होगा, या फिर कोई भी व्यक्ति जो पावर में है, जिसके पास क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, पावर गिवन है उसको रूल करने के लिए, डिक्टेट करने के लिए, अगर वो सिर्फ और सिर्फ अपने आप को प्रिजर्व करने की कोशिश करता है, स्वयं के बारे में सोचता है, अपने बारे में, अपने भले के बारे में, अपने परिवार के भले के बारे में सोचेगा, तो वो हमेशा अपनी ड्यूटी से कॉम्प्रोमाइज करेगा। ठीक है, एवरीवन प्रायोरिटाइजेस देयर ओन सेफ्टी ओवर जेन्युइन सर्विस। ऐसे राज्य में क्या होगा, चाहे वो नेता हो या फिर पुराने टाइम में जाए और राजा महाराजा हो, तो वो अगर क्या करेंगे, वो अपने सेल्फ को, अपनी सेफ्टी को, अपनी सुरक्षा, अपने करियर, अपने भविष्य और अपने आप को प्रायोरिटाइज करेंगे, अपने आप को सबसे ऊपर रखेंगे और बाद में जनता को रखेंगे। जबकि सही धर्म क्या कहता है, एक राजा का धर्म कहें या फिर एक लीडर का ड्यूटी क्या होती है कि उसे अपने आप को सबसे लास्ट में रखना होता है। ठीक है, राजा सबसे लास्ट में खुद को रखता है, खुद के हम कह सकते हैं सेल्फ बेनिफिट्स को रखता है, और सबसे पहले क्या रखता है, जनता को सबसे ऊपर रखता है। ये होता है रही सही तरीका, एकदम करेक्ट तरीका रूल करने का। लेकिन बहुत से लोग आजकल के सिनेरियो में हम बात करें, या फिर हम पुराने टाइम में भी, हम ये नहीं कह सकते कि आज का जमाना ही खराब है, ये चीजें बहुत पुराने वक्त से चले आ रही थी। कुछ राजा महाराजा ये थे जो अपने धर्म को, धर्म क्या होता है बच्चों, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अपने ड्यूटीज को फॉलो करते थे। एक राजा का धर्म है सबसे पहले जनता का भला देखना, और सबसे लास्ट में अपना पर्सनल फायदा देखना। ठीक है, वो प्रायोरिटाइज, जो उसकी प्रायोरिटी होती है उसमें सबसे पहले उसकी आप कह सकते हैं उसका राज्य, और राज्य में रहने वाले उसके नागरिक, वो सबसे पहले आते हैं, और सबसे लास्ट में वो खुद को रखता है। तो ऐसे कुछ राजा महाराजा थे जो इस धर्म को फॉलो करते थे, अपनी ड्यूटीज को फॉलो करते थे। लेकिन उसके बाद से चीजें बदलने लगी, कुछ उस मोस्टली लोग अपने आप को प्रायोरिटाइज करने लगे, और जो कि अभी तक चली आ रही चीजें हम देख पाते हैं। जितने भी रूलर्स हैं, जिन्हें हम क्या बनाते हैं, रूलर्स बनाते हैं, लीडर्स बनाते हैं, अपना नेता बनाते हैं, मिनिस्टर्स बनाते हैं, वो क्या करते हैं, वो सबसे पहले खुद को प्रायोरिटाइज करते हैं, अपनी फैमिली को प्रायोरिटाइज करते हैं, और बाद में जनता के बारे में नहीं सोचते। नेक्स्ट था साइकोफेंसी। साइकोफेंसी मीन्स एक्सेसिव फ्लेटरी। यहाँ पे फिर क्या चलता है ऐसी सरकार में, सब एक दूसरे को फ्लेटर, अपने से ऊपर वाले रैंक को क्या करने की कोशिश करते हैं, फ्लेटर करने की कोशिश करते हैं। फ्लेटर करने का मतलब बच्चों चापलूसी करना, या फिर क्या करना, जिसे हम बटरिंग भी कहते हैं, मक्खन लगाने की कोशिश करते हैं, इंप्रेस करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो इंप्रेस करने के लिए उन्हें उसे झूठ बोलना पड़े,
या कोई फेवर करना पड़े जिस फेवर के वजह से बाकी लोगों के साथ गलत हो रहा हो लेकिन वो उसे फेवर करते हैं, ठीक है। टू अवॉइड पनिशमेंट, ताकि वो खुद पनिशमेंट से बच सकें और उनको खुद को भी बेनिफिट हो सके। सीक्रेसी एंड डिसेप्शन, और फिर ऐसी जगहों पे क्या होता है, इंपॉर्टेंट एक्शंस आर टेकन बिहाइंड द रूलर्स बैक। रूलर्स के पीठ पीछे बहुत से ऐसे डिसीजंस लिए जा रहे हैं जो रूलर तक नहीं पहुंचते। तो ऐसा हम कह सकते हैं ट्रांसपेरेंसी भी खत्म हो जाती है इस तरह के फियर बेस्ड गवर्नेंस में। फिर हमने बात की थी बच्चों टुडेज सिनेरियो के बारे में कि आज का सिनेरियो क्या बन चुका है, करंट सिचुएशन की बात। तो आज का सिनेरियो बन चुका है यस मैन कल्चर की हर एम्प्लॉय हो गया या फिर जो भी है सबको अपने लीडर्स को या बॉस के सामने क्या करना है, यस कल्चर चल चुका है। आपको हर बात को यस कहना ही जरूरी है, क्योंकि आप अगर उसका विरोध करते हैं या आप सच्चाई सामने रखते हैं तो आपको आप पे क्या हो सकता है, आपके लिए वो गलत साबित हो सकता है। लीडर सराउंडेड बाय पीपल हु ओनली एग्री विद देम। लीडर्स जो हैं आज की डेट में, चाहे फिर हम किसी भी सोसाइटी में चले जाएं, आप पॉलिटिकल सोसाइटी में जाएं या फिर आप किसी कॉर्पोरेट सोसाइटी में जाएं, वहाँ पे क्या हो गया, जो वहाँ पे लीडर की पोजीशन में होता है उसके चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ वही लोग रहते हैं जो उसके साथ हमें हाँ मिलाते हैं। जो उसकी बात से एग्री नहीं करता उसे वहां से उस पोजीशन से हटा दिया जाता है। फियर ऑफ डिसेंट, ऑफिशियल्स अफ्रेड टू प्रेजेंट अनकंफर्टेबल ट्रूथ। जितने भी ऑफिशियल्स हैं वो अपने लीडर्स को जो सच्चाई है वो बताने से डरते हैं, क्योंकि अगर उन्होंने सच्चाई बोली तो फिर उनके साथ भी कुछ गलत हो सकता है। करियर ओवर कॉन्शियंस, तो सब लोग, हर व्यक्ति अपना करियर बचाने की कोशिश करता है। नेताओं के नीचे जितने भी ब्यूरोक्रेट्स आते हैं और ऑफिसर्स आते हैं वो क्या चाहते हैं कि हम अपने करियर को सेव करें, क्योंकि अगर वो नेताओं के हिसाब से नहीं चलेंगे तो लीडर्स क्या करते हैं, मिनिस्टर्स क्या करते हैं, उनका बहुत दूर दूर कहीं पे ट्रांसफर कर देते हैं ऐसी जगहों में जहाँ पे उनके लिए हर चीज मैनेज कर पाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो हर व्यक्ति फिर ये सोचता है कि मुझे अपना करियर देखना है, अपना बेनिफिट देखना है, अपनी फैमिली को देखना है। तो वो कॉन्शियंस जो उन्हें लग रहा होता है कि ये चीज गलत हो रही है मेरी आंखों के सामने, उसको भी क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। ब्यूरोक्रेट्स प्रायोरिटाइजिंग जॉब सिक्योरिटी, अपनी जॉब से कोई हाथ नहीं धोना चाहता ओवर पब्लिक इंटरेस्ट। फिर वो सोचते हैं, शुरुआत में सबके मन में आता है कि ये गलत हो रहा है जनता के साथ, लेकिन फिर उनके अंदर वो हिम्मत नहीं होती उस बात को मिनिस्टर्स के सामने कंफ्रंट करवा पाने की कि ये चीज आप गलत कर रहे हैं, इसको ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उन्हें खतरा है अपनी जॉब को खो बैठने का। तो फिर वो जो जैसा हो रहा है जनता के साथ, जो भी गलत हो रहा है, करप्शन हो रहा है, घोटाला हो रहा है, उसको होने देते हैं। इज दिस क्लियर? नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स कॉर्पोरेट हिरार्कीज। जैसे मैंने अभी बात किया कि अगर हम कॉर्पोरेट में भी, कॉर्पोरेट सेक्टर की भी बात करें तो वहां पे भी कुछ ऐसा ही होता है। सिमिलर डायनेमिक्स, सेम डायनेमिक्स हमें देखने को मिलते हैं। एम्प्लॉयज ऑफन टेल बॉसेस व्हाट दे वांट टू हियर, कि जो एम्प्लॉयज हैं वो अपनी बॉस से सिर्फ उतना ही कहते हैं जो बॉस सुनना चाहता है, ठीक है। सेकेंड, फियर ऑफ रिटेलिएशन, ऑनेस्ट फीडबैक अवॉइडेड टू प्रिवेंट करियर डैमेज। ऑनेस्ट फीडबैक देने से एम्प्लॉयज डरते हैं, उन्हें ये डर होता है इस बात का कि इससे उनका जो करियर को क्या होगा, डैमेज पहुंच सकता है। थर्ड इज इंफॉर्मेशन फिल्टरिंग, कि जो इंफॉर्मेशन है वो फिल्टर करके आगे पहुंचाई जाती है। बैड न्यूज ऑफन डजंट रीच टॉप लीडरशिप, टॉप लीडरशिप तक जो बुरी खबरें हैं वो नहीं पहुंचती, ताकि उनका मूड खराब ना हो जाए, उनको बुरी ना लगे बात। तो बैड न्यूज को क्या कर दिया जाता है, फिल्टर करके आगे पहुंचाया जाता है। नेक्स्ट देखा था हमने पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में, कि पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, लॉयल्टी ओवर प्रिंसिपल। पार्टी वर्कर्स ऑफन सपोर्ट लीडर्स डिस्पाइट डिसएग्रीइंग प्राइवेटली। जो पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं, हम जिन्हें हम कहते हैं पार्टी वर्कर्स, जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो पार्टी की अगर किसी आइडियोलॉजी से या फिर किसी डिसीजन से नाखुश भी हैं फिर भी उन्हें क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं, वरना उन्हें पार्टी से निकाल दिया जाए। सेकेंड, साइकोफेंटिक बिहेवियर, फिर से वही कि वो क्या करेंगे, एक्सेसिव प्रेज, बहुत ज्यादा ही अपने लीडर की तारीफें करेंगे। एग्रीमेंट टू गेन फेवर, और ऐसा वो इसलिए करते हैं ताकि जो टॉप लीडरशिप की उनको फेवर मिल सके, ठीक है। भले ही वो अंदर से उतना प्रेज नहीं करते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ दिखावे के लिए वो क्या करते हैं, एक्सेसिव प्रेज करते हैं। फियर ऑफ एक्सपल्शन, उन्हें भी क्या डर होता है कि डिसेंटिंग वॉइस इज साइलेंस थ्रू फियर ऑफ आइसोलेशन, कि जो वॉइस हमारे साथ क्या करेंगे, डिसेंट यानी कि हमारे साथ
हमारा समर्थन नहीं करेंगी तो उनकी आवाज को क्या कर दिया जाएगा, दबा दिया जाएगा, या फिर उनको एकदम आइसोलेट कर दिया जाएगा, एकदम अकेले छोड़ दिया जाएगा, पार्टी से बाहर निकाल दिया जाएगा। क्लियर है बच्चों? कंटेम्प्रेरी एग्जांपल्स देखते हैं, उदाहरण से समझते हैं जो आजकल हो रहा है। फर्स्ट, ब्यूरोक्रेट्स अवॉइडिंग टफ पॉलिसी रिकमेंडेशंस। ब्यूरोक्रेट्स ये जानते हुए भी कि ये पॉलिसी एकदम सही है, बट क्योंकि थोड़ी टफ है, यानी कि इससे क्या हो सकता है, जनता को तो फायदा है लेकिन लीडरशिप तक, जो ऊपर के लीडर्स हैं, रूलर्स हैं, उन तक नुकसान होगा, इसलिए वो ऐसी पॉलिसी को क्या करते हैं, अवॉइड ही करते हैं। अगला, कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव्स हाइडिंग बैड न्यूज फ्रॉम सीईओज। जो कॉर्पोरेट में काम करने वाले एम्प्लॉयज हैं, वो सीईओ से अपने बुरी खबर को छिपाते हैं कि इतना लॉस हुआ, या फिर ये जो चीज है वो प्रोडक्ट का हमें उतना बेनिफिट नहीं मिल रहा। थर्ड, पॉलिटिकल एडवाइजर्स प्रोवाइडिंग ओनली पॉजिटिव फीडबैक। जो पॉलिटिकल एडवाइजर्स होते हैं वो अपने लीडर्स को सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव फीडबैक देते हैं, मतलब वही हो गया कि न्यूज को फिल्टर करके आगे बताते हैं। मीडिया अवॉइडिंग क्रिटिसिज्म ऑफ पावरफुल फिगर्स। और सबसे मेन, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो मीडिया है वो जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जो लीडर्स या फिर जो पार्टी रूलिंग है, ठीक है, जो सत्ता में जो पार्टी है, उसकी सिर्फ और सिर्फ अच्छाइयां दिखाते हैं। हम मानते हैं कि रूलिंग पार्टी जो होती, चाहे वो कोई सी भी पार्टी हो, वो कुछ अच्छे काम भी करती है, सब गलत नहीं करती, कुछ अच्छी चीजें भी करती है, लेकिन मीडिया क्या करती है, सिर्फ और सिर्फ आपको उनका वन साइड दिखाती है, डेवलपमेंट वाला साइड दिखाती है, अच्छा वाला साइड दिखाती है। लेकिन जबकि मीडिया को कैसा होना चाहिए, मीडिया को होना चाहिए बच्चों एकदम पार्शियल, इम्पार्शियल, सॉरी, बिल्कुल भी उसे पार्शियलिटी नहीं करनी चाहिए रूलिंग में और आपका कह सकते हैं ऑपोजिशन में, और उसे जनता को एकदम सच दिखाना चाहिए। अगर रूलिंग पार्टी कुछ अच्छा काम कर रही है तो उसे दिखाए और लोगों के सामने लाए उस फैक्ट को, लेकिन अगर जो चीजें गलत हो रही हैं वो भी सामने उजागर करना, वो दिखाना भी किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, मीडिया की। लेकिन मीडिया ऐसा नहीं करती, सिर्फ और सिर्फ क्रिटिसिज्म को अवॉइड करती है, निंदा नहीं करती, सिर्फ और सिर्फ तारीफें करती है। जबकि एक पार्टी की एक अच्छी गवर्नमेंट वो होती है, एक अच्छा हम एक पॉलिटिकल सिस्टम उसे माना जाता है जहां पे कि चाहे जनता हो, पब्लिक हो, या फिर मीडिया हो, या फिर जितने भी पिलर्स हो, वो गवर्नमेंट के अच्छे कामों को प्रेज करें तो साथ ही साथ उसकी क्रिटिसिज्म भी करें। इज दिस क्लियर? और इसका क्या कंक्लूजन निकलता है बच्चों? इसका कंक्लूजन ये निकलता है, द स्टोरी डेमोन्स्ट्रेट्स द पावर विदाउट अकाउंटेबिलिटी। की पावर मिल चुकी है लेकिन उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, यानी कि जो इंसान पावर में है वो जो मन में आए वो कर सकता है, वो किसी के लिए भी उत्तरदायित्व नहीं है, उसे कोई आंसर देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नॉट बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर एनीथिंग, वो जो चाहे वो कर सकता है। क्रिएट्स एन इन्वायरमेंट, फिर एक ऐसा वातावरण बनता है जहां सच बोल पाना क्या हो जाता है, कैजुअलिटी हो जाती है, तो कोई सच नहीं बोलता, सब झूठ बोलते हैं। द महाराजाज मिनियंस रिप्रेजेंट अ यूनिवर्सल ह्यूमन टेंडेंसी। और यहाँ पे जो महाराज के मिनियंस हैं, कोर्टियर्स हैं, वो पूरे इंसान को, पूरे विश्व के सभी इंसानों की जो टेंडेंसी होती है उसको दिखा रहा है कि वो इंसान क्या करता है, सबसे पहले खुद को, सेल्फ प्रिजर्वेशन को प्रायोरिटाइज करता है, ऊपर रखता है, और ऑनेस्टी को रखता है नीचे, व्हेन फेस्ड विद एब्सोल्यूट पावर। दिस पैटर्न continues टू मैनिफेस्ट इन वेरियस फॉर्म्स इन मॉडर्न पॉलिटिकल। और आज के पॉलिटिकल में भी, पार्टीज में भी, कॉर्पोरेट्स में भी, सोशल स्ट्रक्चर्स में भी हमें ये चीज देखने को मिलती है। मेकिंग कल्कीज ऑब्जर्वेशंस रिमार्केबली रेलिवेंट टू कंटेम्प्रेरी सोसाइटी। जिससे हमें ये पता चलता है कि कल्की ने जो पुराना उदाहरण देते हुए, एक महाराजा महाराजाओं को उदाहरण देते हुए हमें क्या समझाना चाहे कि वो चीजें आज के समाज में भी कंटिन्यू हैं। ठीक है, वो चीजें आज भी चल रही हैं। तो हो सकता है कि कल्की ने जो चैप्टर लिखा है उसके थ्रू इनडायरेक्टली, ठीक है, वो हमें क्या बताना चाह रहे हैं, क्योंकि वो डायरेक्ट नहीं कर सकते स्ट्राइक या फिर हमला नहीं कर सकते आज की पॉलिटिकल पावर्स के ऊपर, तो क्योंकि उनका भी उसमें नुकसान हो सकता है, तो इसलिए उन्होंने एक एग्जाम्पल के थ्रू, एक टाइगर किंग का एग्जाम्पल बना करके हमें आज के माहौल में जो चीजें हो रही हैं वो समझाने की कोशिश की गई है। इज इट क्लियर बच्चों? इज दिस क्वेश्चन क्लियर? नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, can you relate instances of game hunting among the rich and the powerful in the present times that illustrate the callousness of human beings towards wildlife? अब हमें क्या बताना है बच्चों? आपने गेम हंटिंग का गेम देखा इस चैप्टर में, जहाँ पे एक टाइगर किंग क्या करते हैं, 100 टाइगर्स का हंट करते हैं। लेकिन अगर आपको सेम इसी तरह से गेम हंटिंग
को का एग्जाम्पल आपको देना है, इंस्टेंस यानी कि एग्जाम्पल उदाहरण आपको देना है जहाँ पे जितने भी रिच और पावरफुल लोग हैं वो क्या करते हैं, वो इसी तरह से हंट करते हैं और उनका माइंड कैसा हो चुका है, एकदम केयरलेस हो चुका है, यानी कि उनको वाइल्ड लाइफ से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता कि उनके वजह से वाइल्ड लाइफ खराब हो रही है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन समझ गए आप, अब इसके आंसर को डिस्कस करते हैं। Answer. Unfortunately, the callous attitude toward wildlife depicted in the Tiger King continues to manifest in various forms in contemporary society. कि जो careless attitude यानी कि जो हम कह सकते हैं बेफिक्रा एटीट्यूड यानी कि फिक्र ना करना वाइल्ड लाइफ की, जो चैप्टर टाइगर किंग में दिखाया गया है वो आज के समय में भी हो रहा है डिस्पाइट इंक्रीज अवेयरनेस अबाउट कंजर्वेशन। जबकि अब पुराने वक्त में लोग इतना अवेयर नहीं थे, ठीक है, लेकिन आज लोग बहुत ज्यादा अवेयर हैं, सब जानते हैं कि इन्वायरमेंट इकोसिस्टम को प्रिजर्व करना कितना इंपॉर्टेंट है, बट स्टिल दे आर स्टिल हैविंग दैट केयरलेस एटीट्यूड टुवर्ड्स द वाइल्ड लाइफ। अब उदाहरण से एग्जांपल से समझेंगे। मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ वाइल्ड लाइफ एक्सप्लॉयटेशन, कि आज की डेट में वाइल्ड लाइफ को कैसे एक्सप्लॉयट किया जा रहा है, कैसे शोषण हो रहा है नेचर का। फर्स्ट है ट्रॉफी हंटिंग बाय द एलाइट, कि क्या हो रहा है, जो एलीट लोग हैं, एलीट क्लासेस के लोग हैं, रिच एंड पावरफुल लोग हैं, वो क्या करते हैं, ट्रॉफी हंटिंग करते हैं। जैसे कि अफ्रीकन सफारी हंटिंग, अफ्रीका में एक सफारी हंटिंग होती है जिसमें क्या होता है बच्चों, वेल्दी इंडिविजुअल्स, अमीर अमीर लोग पे एनॉर्मस सम्स, बहुत सारे पैसे देते हैं टू हंट इंडेंजर्ड स्पीशीज, हंटिंग करने के लिए लायंस, एलिफेंट्स और राइनोस को हंट करने के लिए क्या करते हैं, पैसे देते हैं। सेकंड है कैंड हंटिंग। कैंड हंटिंग क्या होता है बच्चों, एलिमेंट्स आर ब्रेड इन कैप्टिविटी स्पेसिफिकली टू बी किल्ड बाय पेइंग हंटर्स। ये जो ये एनिमल्स हैं इनको क्या किया जाता है, जानबूझकर ब्रीड किया जाता है, इनकी ब्रीडिंग करवाई जाती है ताकि इनकी पॉपुलेशन बढ़े और फिर इनका हंट किया जा सके, इनको हंट किया जा सके, इनको मारा जा सके, और इनको मारने से जो जो चीजें मिलती हैं, ठीक है, इंसान इतना सेल्फिश हो चुका है बच्चों कि वो जानवरों को ब्रीड भी सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए करवाता है। अगर हम डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स की बात करें तो काउस और बफेलोज की ब्रीडिंग कराई जाती है, ठीक है, ताकि ज्यादा से ज्यादा दूध मिल सके। डॉग्स की, कैट्स की, इन पेट एनिमल्स की ब्रीडिंग करवाई जाती है ताकि इनकी अच्छे अच्छे हमें प्राइस मिल सके। हर अलग अलग ब्रीड का अलग अलग प्राइस रहता है, तो इनको जानबूझ के ब्रीड करवाया जाता है। ये सारी चीजें हो रही हैं। सेलिब्रिटी इन्वॉल्वमेंट, और यहाँ पे सेलिब्रिटी वगैरह भी इन्वॉल्व रहते हैं, आपने देखा ही होगा बहुत से, कई बार सेलिब्रिटीज का नाम आ चुका है जो हंटिंग करते हुए पकड़े गए हैं, फंसे भी हैं, ठीक है। मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं है, सब बच्चे समझ गए होंगे कि जो सेलिब्रिटीज हैं, रिच लोग हैं और फेमस पर्सनैलिटीज हैं, वो पहले भी इस केस में काफी बार फंसे हैं, हंटिंग के केस में, ठीक है। वो इसको अपना एक तरह से क्या समझते हैं, स्पोर्ट समझते हैं, एक एंटरटेनमेंट समझते हैं। नेक्स्ट आएगा बच्चों इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड, और जानवरों को एक और कारण से मारा जा रहा है, ना सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए बल्कि अपने फायदे के लिए, ट्रेडिंग करने के लिए, उनके जो बॉडी पार्ट्स हैं, बॉडी ऑर्गन्स हैं, उनका ट्रेड करने के लिए, उनकी स्किन का ट्रेड करने के लिए। पोचिंग नेटवर्क, ये पोचिंग का मतलब भी बच्चों क्या होता है, हंटिंग ही होता है। तो ये हंटर्स का बहुत बड़ा नेटवर्क रहता है। इंटरनेशनल क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशंस टारगेटिंग एंडेंजर्ड स्पीशीज फॉर वेल्दी कलेक्टर्स, की जो बड़ी बड़ी क्रिमिनल्स की ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो टारगेट करती हैं इन स्पीशीज को, ताकि इन्हें बेच करके, इनके ऑर्गन्स को सेल करके वो क्या कर सके, खूब सारा पैसा कमा सके। एक्सोटिक पेट्स, जैसे कि रिच इंडिविजुअल्स की टाइगर्स, आपने देखा होगा कि जो बड़े बड़े पावरफुल और रिच लोग हैं, खासकर आपने सऊदी वगैरह में देखा होगा कि ये लोग पेट करते हैं टाइगर्स को भी, जबकि टाइगर्स क्या पेट करने के लिए बना है। टाइगर एक वाइल्ड एनिमल है, ठीक है, उसका घर जंगल है, आप उसको ला करके केज में नहीं रख सकते, वो गलत है, लेकिन फिर भी ऐसा लोग करते हैं, और इन्हीं इसे कहा जाता है एक्सोटिक पेट्स या एक्सोटिक पेटिंग। और ये ऐसा नहीं कि यहाँ पे सिर्फ आपको देखने को मिल रहा है, आपने देखा होगा सोशल मीडिया वगैरह में भी, आज आज की डेट में सब बच्चों को पता ही होता है कि क्या क्या चीजें हो रही हैं। लायंस को लोग पेट कर रहे हैं, डेंजरस एनिमल्स पाइथन्स जैसे क्रोकोडाइल्स वगैरह को लोग घर में लाकर रख रहे हैं अपने बड़े बड़े फार्म हाउसेज में। नेक्स्ट आता है बच्चों ट्रेडिशनल मेडिसिन और वेल्दी क्लाइंट्स ड्राइविंग डिमांड्स ऑफ राइनो हॉर्न, की ये जो एनिमल्स के बॉडी ऑर्गन्स हैं, स्किन है, हॉर्न है, जो भी चीजें उनके बॉडी पार्ट्स हैं, इनसे क्या बनाई जाती है, मेडिसिन बनाई जाती हैं, और इस वजह से भी इनका हंट किया जाता है। जैसे कि जो
राइनोसोरस थे वो अब क्या होने वाले हैं, पूरी तरह से एक्सटिंक्ट होने वाले हैं। उनके पीछे का कारण है उनका हॉर्न, जो उनका सींग होता है बच्चों, उससे ट्रेडिशनल मेडिसिन बनाई जाती है। टाइगर्स की बोन्स जो होती हैं, हड्डियां होती हैं, और उनकी स्किन जो होती है, और एक पेंगोलिन स्किल्स, पेंगोलिन जो होते हैं एनिमल, उनके स्केल्स को से भी क्या बनती है बच्चों, बहुत ही महंगे महंगे आइटम्स वगैरह बनाए जाते हैं। नेक्स्ट आता है कॉर्पोरेट इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शन, कि कॉर्पोरेट की वजह से क्या डिस्ट्रक्शन होना है, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। बहुत बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट कह सकते हैं इंडस्ट्रीज बनाने के लिए क्या किया जाता है, फॉरेस्ट को क्लीन किया जाता है। जैसे किसी भी जगह पे कोई आईटी हब अगर सेटअप करना है, तो आईटी हब बनाने के लिए एक बड़ी सी कंपनी वहाँ जिस भी जगह पे आएगी तो क्या होगा, काफी सारी कंपनीज जिस जगह पे आएंगी तो वहाँ पे फॉरेस्ट को क्लियर किया जाएगा, पेड़ काटे जाएंगे, और माइनिंग माइनिंग की जाएंगी। माइनिंग से अर्थ जो हमारी लैंड है वो डिग्रेड होती है, और बहुत सारे कोई भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट अगर स्टार्ट होता है तो वहां से वहां के इन्वायरमेंट को बहुत बुरा असर पड़ता है। इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, पहले तो इंडस्ट्रीज सेटअप करने के लिए लैंड को डिग्रेड किया गया, पेड़ों को काटा गया। अब इंडस्ट्री बन गई तो उसके बाद वो क्या करती है, पोल्यूशन क्रिएट करती है, बोथ इन द फॉर्म ऑफ लैंड पोल्यूशन भी होता है, वाटर पोल्यूशन भी होता है, और साथ ही साथ एयर पोल्यूशन भी होता है। केमिकल्स और प्लास्टिक वेस्ट क्या होते हैं, डिस्ट्रॉय करके कहाँ डाले जाते हैं, मरीन इकोसिस्टम में डाले जाते हैं, जो हमारे मरीन इकोसिस्टम को भी क्या कर देते हैं बच्चों, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। क्लाइमेट इम्पैक्ट और इसका wealthy individuals and corporations contributing disproportionately to climate change, और इसी वजह से जो है क्लाइमेट चेंज है, जलवायु एकदम परिवर्तन होता जा रहा है, उसका कारण ये सब ही है। थ्रू एक्सेसिव कंजप्शन, कि इतना ज्यादा कंजप्शन बढ़ चुका है कि क्लाइमेट उसके वजह से पूरी तरह से बदलता जा रहा है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स मॉडर्न फोर्थ पॉइंट, मॉडर्न महाराजा बिहेवियर, कि आज की डेट में महाराजा जैसा बिहेवियर कौन करते हैं। तो देखेंगे टेक्नोलॉजी इनेबल्ड हंटिंग, टेक्नोलॉजी की मदद से भी तो हंटिंग हो रही है बच्चों। यूज ऑफ हाई टेक इक्विपमेंट, हेलीकॉप्टर्स एंड थर्मल इमेजिंग टू हंट एनिमल्स, बहुत हाई टेक इक्विपमेंट्स आ गए हैं, हेलीकॉप्टर्स से, ड्रोन्स की मदद से क्या किया जाता है, थर्मल इमेजिंग से उनका पता लगाया जाता है कि कहाँ पे जानवर छिपे हुए हैं, और उनको हंट किया जाता है। तो ये क्या हुआ, एक तरह से महाराजा बिहेवियर हुआ, कि जिस तरह से महाराजा ने सभी एनिमल्स को, पूरे वाइल्ड लाइफ को अपने हाथों में ले लिया था, कंट्रोल कर लिया था, यूं कह दिया था कि कोई भी हंट नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ मैं हंट करूंगा। तो ऐसे जब हम हाईटेक इक्विपमेंट्स को यूज कर लेते हैं तो हम पूरे जंगल पर क्या कर लेते हैं, अपना ही कब्जा कर लेते हैं। सोशल मीडिया शोकेसिंग ऑफ किल्स फॉर स्टेटस एंड ईगो सेटिस्फेक्शन, और फिर लोग ये सब करने के बाद अपना स्टेटस और ईगो सेटिस्फेक्शन के लिए इसे सोशल मीडिया पे अपलोड करते हैं कई लोग। प्राइवेट गेम रिजर्व्स वेयर एनिमल्स आर एसेंशियली ट्रैप्ड फॉर इजी हंटिंग, और कई जगह ऐसे भी हैं बच्चों जो प्राइवेट गेम रिजर्व बनाए गए हैं जहाँ पे इन एनिमल्स को हंट किया जाता है, और उसको क्या किया जाता है, पैसे कमाने के लिए आगे दिखाया भी जाता है, लोग इससे एंटरटेन भी करते हैं। लीगल लूप होल्स, और इसमें कुछ लीगल लूप होल्स हैं, जैसे कि एक्सप्लॉइटेशन ऑफ कंजर्वेशन लॉज, कंजर्वेशन लॉज को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, जो क्या करता है, दैट अलाउ कंट्रोल्ड हंटिंग, जिसमें कंट्रोल्ड हंटिंग पे की बात की गई थी, लेकिन यहाँ पे अनकंट्रोल्ड हंटिंग होती है। करप्शन इन परमिट सिस्टम्स अलाउइंग इलीगल हंटिंग टू कंटिन्यू, क्योंकि गलत परमिट भी दिए जाते हैं। जैसे फॉरेस्ट में जाने के लिए परमिट लेना पड़ता है, तो उसमें हर किसी को परमिट मिल रहा है, इवन हंटर्स भी परमिट लेकर के, परमिशन लेकर के क्या कर रहे हैं, हंटिंग कर रहे हैं। इंटरनेशनल ट्रेवल टू कंट्रीज विद वीकर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन लॉज, और ज्यादातर लोग ऐसा कहाँ जाके करते हैं, उन कंट्रीज में जाते हैं जहां पर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन लॉज जो है वो बहुत वीक हैं, यानी कि उतने सख्त कानून नहीं है, तो लोग ऐसे जगहों को चुनते हैं, वहां जाते हैं, ट्रेवल करते हैं, और फिर वहां पे हंटिंग वगैरह परफॉर्म करते हैं। इसका एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं, जैसे महाराजा ने क्या किया था, अपने फादर इन लॉ के राज्य में जाकर वो हंट किया करते थे, तो ट्रेवल करते थे ना, फिर दूसरी जगह जाके हंटिंग करते थे। कुछ वैसा ही आज के जमाने में भी लोग करते हैं, वो देखते हैं कि किस कंट्री का जो प्रोटेक्शन लॉ है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन लॉ है, वीक है, वहां जाते हैं और फिर वहां पे हंटिंग करते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ केलेसनेस, केलेसनेस के एग्जाम्पल देख सकते हैं कि लोगों को फर्क नहीं पड़ता, वो है इंडिविजुअल केसेस। वेल्दी हंटर्स पोजिंग विद रेयर एनिमल्स दे हैव किल्ड, कि जिन रेयर एनिमल्स को उन्होंने मारा होता है वो उन्हीं के साथ पोज लेकर के फोटोज क्लिक कर रहे होते हैं, ये उनकी क्या दिखाता है, केलेसनेस को ही दिखाता है।
प्राइवेट कलेक्टर्स कीपिंग एंडेंजर्ड स्पीशीज इन पुअर कंडीशंस, जो कलेक्टर्स होते हैं जो इनको ब्रीड करते हैं, इनको अपने पास रखते हैं बेचने के लिए, वो ऐसे एंडेंजर्ड स्पीशीज को बहुत ही पुअर कंडीशंस में रखते हैं। रिच इंडिविजुअल्स इंपोर्टिंग एक्सोटिक एनिमल्स इलीगली, और रिच इंडिविजुअल्स इनको क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट इनका चला रहता है, ठीक है। सिस्टमिक इश्यूज, इसमें सिस्टमिक इश्यूज क्या है, फैशन इंडस्ट्री यूजिंग, और किस लिए यूज हो रहे हैं, तो इसके पीछे का कारण है बच्चों कि देखो इनका फर, जो इनकी खाल है वो भी यूज आती है एंडेंजर्ड स्पीशीज की। फार्मास्यूटिकल कंपनीज यूज करती हैं, जो दवाई बनाने वाली कंपनीज हैं वो इनका यूज करती हैं, और माइनिंग कंपनीज क्या करती हैं, इनके हैबिटेट को ही डिस्ट्रॉय कर देती हैं, जो इनका घर है जंगल जो है उसको डिस्ट्रॉय करती हैं। पैरेलल्स विद द टाइगर किंग, टाइगर किंग की कहानी से हम इसे कैसे जोड़ के देख सकते हैं, ईगो एंड स्टेटस। महाराजा जानवरों की हत्याएं क्यों कर रहे थे, अपनी ईगो और स्टेटस को सेटिस्फाई करने के लिए। उसी तरह से आज के जो रिच और पावरफुल लोग हैं वो भी अपनी ईगो और स्टेटस को सेटिस्फाई करने के लिए इनकी हत्याएं करते हैं। एटीट्यूड, और उनका एटीट्यूड क्या है, आई हैव द मनी, आई हैव द पावर, देयरफॉर आई कैन डू व्हाट आई वांट, कि मेरे पास पावर है, मनी है, तो मेरा जो मन होगा वो मैं कर सकता हूँ, नोबडी कैन स्टॉप मी। यही एटीट्यूड किसका भी था बच्चों, टाइगर की का भी यही एकदम रवैया था, और वो पावर का अब्यूज भी करते हैं। जो उनको पावर दी गई है, सही काम करने के लिए उनको ये पावर दी गई है जनता के द्वारा, लेकिन उसका वो सदुपयोग ना करके क्या कर रहे हैं, अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। तो विद दिस स्टूडेंट्स, हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को भी आज यहीं पे फिनिश करेंगे। नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास एंड कंटिन्यू with the next chapter. Till then, take care, have a good day, and thank you.